Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोहदा। साथियों यहां पर हम साइकोलॉजी का पेपर हल करने वाले हैं। रीट भर्ती के आज देखिए वैसे भी 10 जुलाई हो चुकी है, तो 20 दिन यहां के मान के चलिए, 30 दिन अगस्त के मान के चलिए और 20 दिन आप सितंबर के मान के चलिए, क्योंकि लास्ट के 5 दिन को तो आप हटा ही दीजिए साथियों। तो यहाँ पर यूँ मान के चलो 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं। कितने? 70 दिन। देखते हैं आप इन दिनों में क्या कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। तो साथियों ये जो टेस्ट है 73 टेस्ट है साइकोलॉजी का, जो कि कक्षा 12 की जो किताब है RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, उस पुस्तक से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा और बहुत कुछ नया सीख करके जाइएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिल्कुल नए और अच्छे और बिल्कुल एग्जाम लेवल के प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 है आपके, नकारात्मक दबाव को कहा जाता है यूस्ट्रेस, न्यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस और इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से नकारात्मक दबाव को किस नाम से जाना जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो दबाव के जो एक तो प्रकार है नकारात्मक और एक प्रकार है आपके सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक। साथियों जो सकारात्मक दबाव होता है उसको यूस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, और जो नकारात्मक दबाव होता है इसको डिस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। मतलब आपका कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। ठीक है, ओनली थर्ड विकल्प ही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर, लेकिन मैं आपको थोड़ी और जानकारी यहाँ पर दे दूँ। देखो दबाव किसी भी कार्य करने के लिए जरूरी होता है साथियों, दबाव भी एक आवश्यक है। अगर एक निश्चित सीमा तक वो दबाव हो या निश्चित सीमा से कम दबाव हो तो वो सकारात्मक होता है, लेकिन यदि उस सीमा को वो पार कर जाए और हम उस दबाव के कारण कई प्रकार की बाधाओं का यदि हमें सामना करना पड़े तो फिर वो नकारात्मक या डिस्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। सूचना दे दूं कि सुबह 8 बजे ऐसा शिक्षण विधियों का वीडियो आ रहा है। 20 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर शिक्षण विधियों के वीडियो में रखे हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन का नाम ले रहा हूँ आज मैं। 10 क्वेश्चन करके बता देना, 10 क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल ही नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। 20 के 20 ही प्रश्न नए प्रश्न। ठीक है, आपके ज्ञान पर आधारित होंगे लेकिन बिल्कुल ही नए प्रश्न। उनमें से 10 प्रश्न तो ऐसा मान लीजिए लाइफ में पहली बार पढ़ोगे आप, और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों नए पैटर्न को देखते हुए। तो जरूर से जरूर अत्यावश्यक 5 घंटे लगे साथियों 20 क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। सुबह 8 बजे शिक्षण विधियों का जो वीडियो आ रहा है उसको जरूर अटेंड करिएगा आप। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। ऐसे व्यक्ति जिनमें क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना अधिक होती है किस प्रकार का व्यक्तित्व रखते हैं? राजसिक, तामसिक, सात्विक और इनमें से सभी। तो देखो ये जो राजसिक, तामसिक और सात्विक व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति सात्विक वाला होता है वो तो सत्य, अहिंसा और धर्म में विश्वास रखता है। जो कर्म में विश्वास रखता है वो राजसिक होता है, मतलब कर्म के अनुसार फल की इच्छा रखना। लेकिन जो बिना कर्म के फल की इच्छा रखे, जो अवसादग्रस्त हो, जिन लोगों को घमंड होता है, क्रोध अत्यधिक करते हैं, आलस बहुत ज़्यादा पाया जाता है उनमें, और असहायता की भावना, दूसरों की सहायता नहीं करना चाहते, तो साथियों ऐसे लोग तामसिक प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं। सेकंड विकल्प आपके सेकंड क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन है, हेंज दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से और बंडूरा के निरीक्षणात्मक सिद्धांत से। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके एक साथ क्लियर हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड का है,
नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है और निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा का है। तो 4 प्रश्न तो यहाँ से भी आपके सही हो जाते हैं। देखो जो हेंज दुविधा वाली बात है साथियों, वो आपके कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंध रखती है। तो आपके जो ये हेंज दुविधा का जो सिद्धांत है साथियों, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। चौथा, दूसरा, पहला यहाँ सही नहीं है, क्योंकि अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में ही कोहलबर्ग ने हेंज की कहानी का वर्णन किया था कि हेंज नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी अत्यंत बीमार है और उसको दवाई खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उस दवाई को वो चुरा लेता है। साथियों यहाँ पर फिर ये जो दुविधा है कि भाई चोरी करे नहीं करे, ये ही हेंज दुविधा से संबंधित सिद्धांत है। तो आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है? जी घबराना, बुखार होना, मन में डर होना और धूम्रपान करना। तो देखो धूम्रपान करना कोई सांवेगिक प्रभाव नहीं होता है, धूम्रपान करना तो नशा करना है साथियों। बुखार आना बीमारी है साथियों, ये कोई दबाव के कारण बुखार नहीं आती है, बल्कि जो दबाव के कारण सांवेगिक प्रभाव होता है वो है मन में डर होना। ठीक है, मन में डर होना आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 4 में तीसरा विकल्प। देखो दबाव किसी चीज़ का जब हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारे मन में एक डर उत्पन्न हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे, समझना क्वेश्चन को। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। थर्ड विकल्प है बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील एवं अमूर्त चिंतन करता है। और चौथा और अंतिम विकल्प है जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होगी उसे वातावरण में समायोजन करने में उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में असत्य कहा गया है? साथियों देखो सही आंसर सोच लीजिए, फिर बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो बुद्धि कई क्षमताओं का योग मानी जाती है, कोई एक क्षमता नहीं बल्कि अनेक क्षमताओं से बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि की मदद से ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, बुद्धि की मदद से ही व्यक्ति विवेकशील और अमूर्त चिंतन भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होगी वह उसे वातावरण में समायोजन करने में उतनी अधिक कठिनाई होगी। तो साथियों कठिनाई क्यों होगी? अगर बुद्धि अधिक है तो कठिनाई थोड़ी होगी, वो अपने आप को समायोजित कर लेगा उसमें बुद्धि की मदद से। इसलिए साथियों ये विकल्प जो है चौथा, ये बुद्धि के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है 5वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सीखने की प्रक्रिया सूझ की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम की प्रकृति यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है और सूझ के लिए समस्यात्मक प्रकृति होना आवश्यक है। तो बताइए सूझ से संबंधित चीज आपको ध्यान में रखना है। जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है साथियों उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। तो बिल्कुल जो अधिगम की प्रकृति है वो संज्ञानात्मक मानता है सूझ का सिद्धांत, अधिगम की प्रकृति को स्थायी मानता है लगभग। ठीक है, समस्यात्मक प्रकृति होना चाहिए सूझ के लिए, क्योंकि सूझ कब उत्पन्न होगी? जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी। लेकिन अधिगम की प्रकृति यंत्रवत होती है, यंत्रवत नहीं मानता। यंत्रवत पर बल साथियों प्राचीन अनुबंधन में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है 6ठे क्वेश्चन में वही सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेना। इनमें से कौन से विकल्प में दुर्बीती से संबंधित युग्म असंगत है? हवा से दुर्बीती एरोफोबिया, बंद जगह से दुर्बीती क्लाउस्ट्रोफोबिया, पानी से दुर्बीती हाइड्रोफोबिया, ऊंचाई से दुर्बीती पायरोफोबिया। तो साथियों बताइएगा, पायराफोबिया सॉरी है ना,
दुर्बीती का मतलब होता है डर। कई लोग देखे होंगे जो हवा से डरते, हवा चलती है तो डर लगता है, उनको होता है एरोफोबिया। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग बंद जगह दिखते ही डरने लग जाते हैं, उनको होता है क्लाउस्ट्रोफोबिया। बिल्कुल सही है। साथियों, पानी से जो दुर्बीती होती है उसको हाइड्रोफोबिया ही कहते हैं। कुछ लोग देखे होंगे आपने पानी के पास जाने से ही डरते हैं, तो उनमें हाइड्रोफोबिया पाया जाता है। ये तीनों तो सत्य है, लेकिन ऊंचाई से दुर्बीती साथियों पायराफोबिया नहीं कहलाती है, क्योंकि पायराफोबिया का मतलब होता है आग से डर। किससे? आग से डरना पायराफोबिया कहलाता है, और ऊंचाई से डरना एग्रोफोबिया कहलाता है साथियों। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक असंगत युग्म है, इसलिए आपका यही सही आंसर है 7वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन पर। तो आपके प्रश्न संख्या 8, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में सम्मिलित नहीं है शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पालन पोषण का प्रभाव। देखो, जैविक कारकों में सम्मिलित नहीं है जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करे। बताइएगा 8वें क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा रहेगा। तो साथियों देखो, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य और अंतःस्रावी ग्रंथियां तीनों ही जैविक कारकों में आती है, लेकिन जो पालन पोषण का प्रभाव है ये जैविक कारकों में नहीं आता है, बल्कि ये पर्यावरणीय कारकों में आता है, या फिर आप इसको वातावरणीय कारक भी कह सकते हो। तो चौथा विकल्प आपके सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो मैं आंसर में बताऊँ उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धिलब्धि परीक्षण में 110 अंक अर्जित करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, और उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो बताइए कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत होता है? प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर कौन सा होगा साथियों? ये क्वेश्चन ऐसा है जहां आपको हो सकता है चारों ही विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन आपको सही विकल्प का चयन करना है। कोशिश मेरी पूरी कोशिश है साथियों। एग्ज़ाम तक जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम देकर वापस आओगे, तो यहाँ एक बार चैनल पर ज़रूर आना, अपना अनुभव बताना कि आप यहाँ पर रेगुलर कितने महीने या कितने दिनों तक पढ़े हैं और उससे आपको कितना फ़ायदा मिला। मैं गारंटी देता हूँ, अगर पॉजिटिव आपकी तरफ से कमेंट नहीं आया तो गारंटी देता हूँ साथियों इस चीज़ की। तो देखो, जो राइट आंसर है वो रहेगा 3rd विकल्प। कैसे? याद करके पता बताना स्मृति पर आधारित है, उच्च श्रेणी प्राप्तांक करना। कई बार क्या होता है, एक जो उच्च बुद्धि वाला बालक है उसके भी कम नंबर आ जाते हैं, लेकिन एक जो औसत बुद्धि बालक है वो भी बहुत ही ज़्यादा नंबर ले आता है। तो साथियों, प्राप्तांक प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिभाशाली है, ऐसा नहीं होता है। बुद्धिलब्धि परीक्षण में 110 अंक अर्जित करना इससे भी ज़्यादा बेटर विकल्प है। समान गलतियों को, मतलब जब हम कोई गलती कर देते हैं किसी कार्य में, उसके बाद में यदि हमें पृष्ठ पोषण मतलब दोबारा कोई कार्य वैसा मिलता है तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। तो मतलब बिल्कुल ये उच्च बुद्धि की ओर संकेत करता है कि हमसे कभी गलती हो जाती है और भविष्य में यदि हम उस गलती को नहीं दोहराते हैं तो मतलब उच्च बुद्धि है। 3rd विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। कमेंट करके जा सकते हो 9वें क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है साथियों। बाकी 3rd विकल्प ही मेरे अनुसार सही है। आप अपना देख सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे 50 से 70 IQ, 30 से 50 IQ, 15 से 30 IQ और 0 से 15 IQ। तो देखो, इनमें से साधारण की बात की जा रही है। भाई मानसिक रूप से दुर्बल तो है, लेकिन इनको भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है साथियों, अलग अलग भागों में। तो जो साधारण मानसिक दुर्बलता होती है उसकी IQ है 50 से 70 के मध्य, बुद्धिलब्धि मानी जाती है। प्रथम विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। एक बार पूरा वीडियो देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी फल मिलता है। आप कहोगे कि 2-2 4-4 मिनट वीडियो देख लेते हैं और कहोगे कि सर आपसे पढ़े थे, तो भाई उसे पढ़ना नहीं कहते हैं।
प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है, लेकिन माता पिता अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है। यह उदाहरण है समायोजन का, अधिगम का, प्रेरक का और इनमें से कोई नहीं। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर बताओ जल्दी। तो साथियों 11वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके प्रथम विकल्प समायोजन का, क्योंकि बालक के मन में इच्छा है कि मैं नई किताब खरीदूं, लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण किताब ही नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो साथियों वो फटी पुरानी किताबों से ही काम चला रहा है, संतोष का अनुभव कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, वो अधिगम या प्रेरक नहीं बल्कि वो समायोजन कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे अब। तो चलिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। एग्जाम में आने के पूरे चांस है। पूर्णतः आरबीएससी की किताब से बनाए हुए हैं साथियों। बुद्धि के सिद्धांतों में पिंडक का अर्थ है बुद्धि के द्वारा एक सामान्य एवं संगठित क्षमता से समाधान किया जाता है। बुद्धि में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती है। दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का तो देखो भाई क्या बताऊं यार, आंसर डिलीट करना ही थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यहाँ ये जो निशान लगा दिया इसमें आपका आंसर भी लिख रखा है। तो साथियों देखो बुद्धि के सिद्धांत में देखो एक तो पिंडक होता है और एक होता है विभाजक। पिंडक का मानना है कि बुद्धि पिंडक वाला जो यूँ मानते कि भाई बुद्धि क्या है, बुद्धि के द्वारा और एक सामान्य और संगठित क्षमता से समाधान किया जाता है। संगठित मतलब इकट्ठा करना, अलग अलग तत्व नहीं मानता है बुद्धि को ये, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ सही है। बाकी एक होता है विभेदक। पिंडक एक मत तो है बुद्धि के संबंध में पिंडक, और दूसरा है विभेदक। तो साथियों विभेदक में मत क्या मानता है कि बुद्धि में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं होती है। विभेदक मतलब अलग अलग क्षमताएं। इसलिए साथियों यहाँ पर विभेदक पूछे तो दूसरा होता, पिंडक पूछा है तो प्रथम विकल्प आपका सही है। ये देखिए ये प्रथम विकल्प, यहाँ टाइपिंग की वजह से जब मैंने इसको एडिट किया था तो यहाँ पर इसको डिलीट करना था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, देखना, सिर उठाना, बैठना तथा चलना किस प्रकार के सीखने का उदाहरण है? गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम और उपयुक्त सभी। तो देखो प्रश्न संख्या 13 में सही आंसर बताना है आपको। बालक देखता है, सिर उठाता है, बैठ रहा है, चल रहा है। तो साथियों इसको ज्ञान कहाँ हो रहा है, इसमें नहीं संवेदना का पता चल रहा है, बल्कि ये गामक अधिगम के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो चलिए 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 है, स्वप्नों के अध्ययन के आधार पर मानसिक विकृति की जांच किस विधि में होती है? व्यवहारात्मक चिकित्सा विधि में, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा विधि में, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा विधि में और संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि में। तो बताइए प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपका सही है? स्वप्न के अध्ययन के आधार पर। भैया स्वप्नों पर सबसे ज़्यादा बल सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, और सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा दी थी इसी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता था व्यक्ति के, और उसी के आधार पर मानसिक विकृति की जांच भी की जाती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 14वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेंस आइंजैक के मनस्तापिता प्रकार के व्यक्तित्व में कौन से गुणों की अधिकता होती है? समाज सेवी, मिलनसार, प्रेमी एवं मृदुभाषी होते हैं मनस्तापिता वाले, या एकांत में रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, दूसरों से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं, अथवा भावनाओं की कमी होती है, आक्रामक होते हैं, समाज विरोधी होते हैं और अहम केंद्रिता जैसी समस्या इनके रहती है, या धार्मिक होते हैं, दूसरे के विचारों को जल्दी समझते हैं एवं लोगों को अपनी ओर आकर्षित जल्दी कर लेते हैं।
तो साथियों जो मनस्तापिता प्रकार हैंस आइंजैक ने व्यक्तित्व का बताया है, इनमें से कौन सी विशेषता है? तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड विकल्प। बाकी देखो समाज सेवी, मिलनसार, प्रेमी और मृदुभाषी, ये तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता मानी जाती है साथियों। एकांत में रहना, कम बोलना, दूसरों से दूरी बनाकर रखना पसंद करना, ये अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता मानी जाती है। और जो मनस्तापिता से ग्रसित होते हैं उनमें भावनाओं की कमी पाई जाती है, आक्रामक व्यवहार करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं, अहम केंद्रिता मतलब खुद को ही, स्वयं को ही सब कुछ समझते हैं। तो साथियों ये आपका थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम और परिपक्वता के बारे में सही कथन आपको बताना है। पहला विकल्प है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता। दूसरा है वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। तीसरा है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। और चौथा है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर बताइए, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपके आता है प्रथम विकल्प। प्रथम विकल्प कहता है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता, क्योंकि परिपक्व तो किशोर अवस्था तक ही हो जाता है साथियों। तो फिर उसके बाद क्या विकास नहीं होता है? उसके बाद वृद्धि नहीं होती, विकास तो मृत्यु तक चलता रहता है। इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है अधिगम और परिपक्वता के बीच में। बाकी अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित, समय भी देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे बालक की शक्तियां बाहर लाना है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप उसको अधिक प्रयास द्वारा भी नहीं सिखा सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। तो साथियों विकसित आगे वंशक्रम संभाव्य क्षमता, अगर संभाव्य क्षमता बता रखी है तो फिर आगे कैसे विकसित होंगे? इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ओनली प्रथम विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? आनुवांशिकता से, प्रशिक्षण एवं अनुभव से, साक्षात्कार से और परामर्श से। तो यदि आपको कौशल या कुशलताओं का अर्जन करना है तो परामर्श लेने से काम नहीं चलेगा, ना ही साक्षात्कार से काम चलेगा। आनुवांशिकता से कुशलता अर्जित नहीं होती है साथियों, बल्कि इसके लिए आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा और अनुभव लेना पड़ेगा उस चीज़ का, तभी आप कुशलता किसी चीज़ में प्राप्त कर सकते हो। 17वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है। कमेंट करके जरूर जाए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जरूर बता करके जाए साथियों ये चीज़ हमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। बाकी 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन का निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना और सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। तो देखो जो निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट है, घन निर्माण भी उसमें कराया जाता है, ब्लॉक दे दिए जाते हैं उसमें जो छेद होते हैं उनको फिट करने का कार्य भी दिया जाता है, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। चित्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और फिर उनको जुड़ाने का कार्य किया जाता है, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट है। लेकिन साथियों गणित की समस्या हल करना ये कोई परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, इसलिए आपका जो फोर्थ विकल्प है प्रश्न संख्या 18 में वही सही आंसर है। अब देखेंगे सेकंड लास्ट मतलब 19वां क्वेश्चन। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। केटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़ें। तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में और वृद्धावस्था में। साथियों केटल मानते हैं, देखो केटल का जो बुद्धि का सिद्धांत है, इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि दी थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो यहाँ पर जो तरल बुद्धि है ये साथियों
वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, जबकि ठोस बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है। इन्होंने बताया अपने सिद्धांत में कि जो तरल बुद्धि है इसका अधिकतम विकास किशोर अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। थर्ड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए 20वां और अंतिम क्वेश्चन, लेकिन वापस याद दिला दूँ, अगर लाइक नहीं किया है तो यार लाइक जरूर कर दिया करो। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और परामर्श देता है। तो देखिएगा, सहभागी का मतलब होता है साथ में भाग लेकर। जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण में जो प्रेक्षण करता है, यदि वो साथ में भाग लेकर उस चीज़ का अवलोकन कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, तो वहाँ पर सक्रिय रूप से वो संलग्न होता है साथियों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ है। वापस याद दिला दूँ, जो 8 बजे जो वीडियो आ रहा है शिक्षण वीडियो का, यूँ मानो 20 में से 10 प्रश्न करना भी बड़ी बात है उसमें, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें साथियों। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे वाले वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।